हम लोग शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोग शिक्षकों की और हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की, अनुदेशक भाइयों की, कर्मचारियों की एक कई विलंबित मांगे हैं जो काफी दिन से चली आ रही है। उसी के तत्वाधान में आज हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग सौंपेंगे और इसीलिए आज हजारों हजार शिक्षक यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और हम लोग अपनी मांगों के प्रति जब तक सरकार नहीं झुकती है हम लोग इसी तरह का आंदोलन करेंगे। 29 तारीख को हमारे इसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 29 तारीख को महानिदेशक कार्यालय में घेराव है, धरना है। वो 29 जुलाई को अगर उस बीच हमारी मांगों को नहीं मांगी गई तो हम लोग अनवरत काली पट्टी बांध करके विरोध करते रहेंगे और इसी तरह से बीच बीच में शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे, हमको 30 EL की आवश्यकता है, हमको हाफ CL की आवश्यकता है, हमको कैशलेस चिकित्सा की आवश्यकता है। हमारे जो महिलाएं बहनें हैं सुदूर इलाके में जाती हैं उनको नजदीक करने का, हमारे पुरुष भाई 100 किलोमीटर तक बाइक से जाते हैं उनको नजदीक करने के लिए स्थानांतरण, हमारे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। इसी क्या मामला है डिजिटल अटेंडेंस, हम लोग इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने अभी तक 2016 से लगातार हम अपनी मांगों को रख रहे हैं लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। डिजिटल अटेंडेंस की बात सरकार कर रही है लेकिन अभी डिजिटल अटेंडेंस की पूरी व्यवस्था उसने की नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं कि पहला ऐसा हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है जो पहले डिजिटलाइज हुआ था। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आज भी हमारे शिक्षक अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, अपने अवकाश वो ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमें लगता है कि जनपद का कोई ऐसा अधिकारी नहीं हो जो प्राथमिक विद्यालय की चेकिंग न करता हो महीने भर में। हर अधिकारी को ये कम से कम 5 विद्यालय और अधिक से अधिक 30 विद्यालय सौंपा गया है। और आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कितना माहौल बनाया जा रहा है कि शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग अगर आप डिजिटल अटेंडेंस का हम लोग विरोध कर रहे हैं तो आप रिपोर्ट मांग लीजिए ना बेसिक शिक्षा विभाग जौनपुर से कि पिछले 1 महीने में उन्होंने कितना विद्यालय चेक किया है और कितने हमारे शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं। ये आप मांग लीजिए, आपको सच्चाई धरातल पर नजर आएगी। क्योंकि शिक्षकों को बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से ये शासन प्रशासन बाहर करना चाहती है, नई नई मान्यताओं को रोज दे रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और वो उनका ये जरा भी ये नहीं है कि किसी तरह से शिक्षक को अपने बाहर करे। तो मैं चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सरकार तक ये मांगे जाए कि आज हम लोग 6.5 लाख शिक्षक आज अपने अपने जिलों में कर रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे, हर जगह उतरेंगे। हम डिजिटलाइजेशन का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और ये हमारे हाथ में है डिजिटलाइजेशन, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे संदीप जी जो अध्यक्ष हैं तैयार रहेंगे। बड़े भाई संजय सिंह जी चढ़े दिक्कत कोई पकड़ लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मित्रों, हम आप सभी को सबसे पहले अपने मीडिया के साथियों को हम विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि सारे मीडिया के साथी हमारे उपस्थित हैं, ध्यान से सुन लें कि हमारे शिक्षकों के ऊपर कितना अधिभार है। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस लोग नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं दे रहे हैं, पर इस पहले परिस्थितियों को आप जान लें। हमारे अध्यापकों को 121 काम करना पड़ता है। बहुत सारे साथी होंगे जिनको पता नहीं होगा, लेकिन वो जान लें। पहला काम हम नामांकन का करते हैं, दूसरा प्रवेशोत्सव का, वैकिंग का, एसएमसी गठन का, 7 फल वितरण का, आईडी का, एसएमसी खाता प्रबंधन का, एमडीएम खाता प्रबंधन का, आधार का, कृषि शाला प्रमाण पत्र, पौधरोपण, शैक्षिक संवाद ट्रेनिंग, हाउस होल्ड सर्वे, रैलियां, सभाएं, स्कूल चलो अभियान, रसोइया चेन, कोरिया विज्ञान क्लब, रेडियो कार्यक्रम, टीवी कार्यक्रम, शिक्षारत, शिक्षा योजना, पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, बाल संसद, मूल्यांकन, परीक्षा, अनुमत, सभा, फाइल, रजिस्टर, निरीक्षण, विद्यालय, कायाकल्प, अभियान,
सामाजिक तालमेल बैठाना, जनगणना, मतगणना, 10 गणना, व्यक्तियों की सूचना, बोर्ड परीक्षा, वेट परीक्षा ड्यूटी, होटल, पंचायत, विधानसभा, भोजन डाटा, राशन, भोजन डाटा, बैठक, समूह बैठक, प्रणाली बैठक, फांसी बैठक, अन्य आयरन गोली वितरण, टीकाकरण, नहीं भागे। आधा घंटा पहले मैंने कहा था कि इसको हटा लो, इसको खड़े हो जाओ। वो चौराहा है ये जो 1-1 मिनट का लेखा जोखा है इस चौराहे में। आपने आधा घंटा ये गाड़ी खड़ी कर रखा है, आपको बाद में आधा घंटा पहले मैंने आपको गाड़ी हटा दी थी। ड्राइवर का यार वीडियो नहीं आ रहा, क्या मतलब? 11:44 पर इसका ये चालान कटा। उसके बाद ये 12:16 का कभी भी ये गाड़ी हटाया जानबूझ करके साहब इनका ये कहते हैं कि हम गाड़ी नहीं हटाएंगे, हम तो सरकारी अटैच हैं। आप दिखाएं गाँव का नहीं, चलो देखो आप भाई आप आइए, कौन घंटा हो गया अरे यार गाड़ी टाइम अधिकारी हमें दिखाना है, अधिकारी का तरीका लग नहीं रही ये विजिबल है। कितना अच्छा ही है और भैया है FIR करा हुआ है, पहले करा हुआ बात कुछ बताई जाए। जा रहा रहेगा ये जो भारी ये लोग लाइव करते हैं, आगे घुस जाते हैं यार। हाँ
अभी आने का लोग जल्दी टाइम तो यहाँ पे नीचे क्या डिब्बा दबा का यार अरे मोबाइल ये लेके हट जा जब और बोला भैया भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। पहले अपनी राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी से उनको गिरफ्तार करवाया। जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने वाली है, तो अपने दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से उनको गिरफ्तार करवा लिया। इसलिए कि जब ईडी से जमानत मिल जाए, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ पाए। और जेल में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। वो इतना सीरियस है कि 50 के शुगर लेवल पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि 50 के शुगर लेवल पर 20 से 30 मिनट में इंसान की जान भी जा सकती है। आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के भाई हैं, उनके बेटे हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जिनको पूरा देश एक राजनीतिक नायक के रूप में देखता है, आज उस अरविंद केजरीवाल की जान को भारतीय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है। सबको पता है अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड़ जेल के माध्यम से, तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता होना चाहिए कि अंत में चाहे वो जितना भी झूठ बोले, जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए, उन्हीं में तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है।
तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज़ है। वो उनको लगातार उनका वज़न कम हो रहा है, उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तिहाड़ जेल के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं। अगर इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा, खतरनाक लेवल्स तक पहुंचता रहा और खास करके रात के समय में अगर शुगर लेवल गिरता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी के ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है और ये तिहाड़ जेल की रिपोर्ट दिखा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर राजनीति करना बंद करो। अगर देश की जनता से नहीं डरते हो, कम से कम भगवान से तो डरो और किसी के स्वास्थ्य और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। क्या नाम है आपका और कहाँ घर है और क्या पूरा मामला है, बताएं। मेरा नाम विद्वान प्रताप सिंह है। मेरा घर पचहटिया है। मैं पचहटिया का निवासी हूँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। पूरे परिवार का खर्च ऑटो रिक्शा से ही चलता है। मैं शाम को ऑटो रिक्शा चला करके आया तो मेरी पत्नी जो है वो समरसेबल चालू की हुई थी जिससे पानी ओवरफ्लो हो रहा था। बस मैंने उसको डांटा, इसी बात को लेकर के बवाल बढ़ गया। बवाल बढ़ा तो उस दिन रात में तो ये कहीं नहीं गई, लेकिन दूसरे दिन ये चौकी पे चली गई। चौकी इंचार्ज हमको फ़ोन करके बुलाए। बुलाने के बाद चौकी इंचार्ज पहले तो प्रेम से बात किए, फिर मेरी औरत कहने लगी कि अगर तुम इसको जेल नहीं भेजते हो हम कप्तान साहब के पास चले जाएंगे। फिर क्या था, दरोगा साहब जो है उठे, दोनों हाथों को ऐसे इसी तरीके से मेरे दोनों कनपट्टी पे मारे, एकदम सर झन्ना गया। फिर एक मुक्का मेरे सर पे मारे हैं, फिर गर्दन नीचे करके यहाँ पे बहुत मारे हैं, यहाँ पे बहुत मारे। फिर भी मन उनका नहीं भरा तो अपने बूट से मेरे यहाँ पैर पे देखिए अभी भी ये सब काला पड़ा हुआ है, बूट पे से मार दिए। अब फिर हम गए, उस दिन तो पेन किलर खा करके अपने घर चले गए। लेकिन दूसरे दिन जब हम हॉस्पिटल में गए तो 2 रुपये की पर्ची कटा करके ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर में मेरा सीटी स्कैन हुआ जिसमें 5 मिलीमीटर बता रहा है कि वो मेरे ब्रेन की हड्डी टूट चुकी है। मैं बार बार कप्तान साहब के यहाँ आ रहा हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थाने पे जा रहा हूँ कि मेरा मेडिकल मुआयना करवा दीजिए, मेरा इलाज करवा दीजिए, मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन कोई सुनवाई न थाने से हो रही है न कप्तान साहब के यहाँ से हो रही है। इससे पहले अपने आईजी वगैरह को भी इन्फॉर्म किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने? हाँ, हमने ट्विटर अकाउंट से अपने आईजी रेंज वाराणसी को भेजा है, डीआईजी को भेजा है, जिलाधिकारी महोदय को दिया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भेजा, लेकिन सब नील बटा नील हुआ। इसकी कोई भी कार्रवाई इसके प्रति नहीं हुई, बल्कि थाने से कल उल्टा बदतमीजी के साथ बोल करके हमको थाने से भगा दिया गया। उसके बाद फिर आपने दोबारा कप्तान साहब से मिलने का फिर आज मिले, कल हमको भगाए थे, आज हम फिर कप्तान साहब से मिल करके आए। आप ये देख सकते हैं कि ये 15 तारीख है। 15 तारीख को मैं लाइन बाजार थाने पे गया। आज ये देखिए 16 तारीख है, मैं कप्तान साहब के पास आया। तो क्या कहा कप्तान साहब? मेरे जीवन को संकट है, दवा कराने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं न्यूरो की दवा को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 400-500 कमाने वाला न्यूरो का इलाज नहीं करवा पाएगा अपनी कमाई से। यही सब के जिम्मेदार अगर मुझे कुछ भविष्य में होता है तो सिर्फ चौकी इंचार्ज मिथिलेश कुमार मिश्रा जी ही होंगे। इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा।
जिस तरीके से जानवरों को लोग नहीं मारते हैं उससे भी बुरे तरीके से इन्होंने मुझे मारा। मजदूर हैं, किसी तरीके से ये लोग कूड़ी बेल कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। आज 1.5 महीने से अशोक गिरी नाम का व्यक्ति है जो सबको इकट्ठा करके इन लोगों से काम लिया, अन्य ज़िले में भी ले जाके इन लोगों से काम लिया, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ और भी अन्य जगह जाके काम उसने कराया और इन लोगों की मजदूरी नहीं दिया। कहा कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे। आज 1.5 महीने से शासन प्रशासन को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। चौकी इंचार्ज कलेक्ट्री द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि ऐसा है कि आप 1 दिन का मौका और दे दीजिए। कल उन्होंने कहा कि हम उसको हर हालत में बुलवा लेते हैं और आप लोगों का पैसा दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम श्रमिकों के दरखास्तों पे शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और निर्णय करना चाहिए, इसलिए कि इनका कोई भी नेतृत्व करने वाला लंबा कुर्ता और लंबा पैजामे वाला व्यक्ति नहीं है। जो भी इनका नेतृत्व करता है वो एक मजदूर है। तो कम से कम मजदूरों के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में अवश्य लेने का कार्य करें। कितने ऐसे मजदूर हैं जिनकी अभी तक मजदूरी नहीं? ये हमारे पास कम से कम जो तो इन्होंने 100 दिन काम किया है और 100 दिन काम का पैसा जो है तो बाकी है। कितना लगभग है पैसा? लगभग पैसा है इनका 53,000 रुपया बाकी है। 53,000 रुपया बाकी। अशोक गिरी कहाँ का रहने वाला? अशोक गिरी रहने वाले लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंदर के हैं। इसी जगह है, कोई गांव है, दीवानी कचहरी हरईपुर के पास के निवासी। काजू पीछे आज बेकार आदमी को लगा लगाया पिछवा कब तक आने से आराम से इनका भुगतान नहीं मिला। हाँ भैया पंकज भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलेंगे हमारा नारा है जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके रहेंगे लेके रहेंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे चलो लेके रहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
आज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जौनपुर एवं उनके साथ जनपद के विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि एक हम लोग का पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है, उसके अनुस्मारक पत्र देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस संदर्भ में कल बैठक भी होने वाली थी, कल इस पे क्या था? तो बुलाया गया था बैठक के लिए आप लोग? कल बैठक वो कल का कार्यक्रम शिक्षकों का था, ऑनलाइन अटेंडेंस की। वहाँ पे दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी जी, एनजीसीएम की बैठक बुलाई गई थी। हमारे रेलवे के बड़े नेता कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी उसको रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। और चूंकि अभी वो जो शिव गोपाल मिश्र जी गए थे उसमें, और वहाँ पे उनसे सलाह मशवरा किया गया, उनसे पूछा गया है, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट टीवी सोमनाथन की कमेटी है, पूर्व वित्त सचिव रहे हैं, उनके द्वारा विचार विमर्श किया गया है अन्य अधिकारियों के साथ, और उन्होंने रिपोर्ट लगभग सरकार को सौंप दी है। जो उम्मीद है 23 जुलाई से जो बजट सत्र आम बजट सत्र शुरू होने वाला उसको रखा जाएगा। और अभी जो खबरें आ रही हैं फिलहाल उसमें 50% की बात आ रही है, 50% बेसिक पे प्लस डीए की बात आ रही है, लेकिन ये सब अपुष्ट है। अभी जब तक सरकारी स्तर से कुछ नहीं आ जाता, हम लोग की ये मांग, हम लोग की जो ये अनशन है, जो हमारे आंदोलन है, वो अनवरत चलते रहेंगे। अगर 23 तारीख को सरकार ने अगर नहीं किया पुरानी पेंशन बहाली कुछ भी ऐसा, तो क्या करेंगे आगे? उसी संदर्भ में ये पहला कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के बाद। हम लोगों ने 1 मई को पूरे देश में कार्यबंदी का आह्वान किया था केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। आज उसकी शुरुआत फिर से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। विजय बहादुर पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं इनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके, और साथ ही साथ इनके साथी सहयोगी आए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं,
इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करना है? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं जो संघर्ष से कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही, मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो? जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता है, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे कि नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं? रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है डोमेस्टिक वेस्ट में या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिल रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए। आपके हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी हैं, राज्यसभा सदस्य एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पाठक जी हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जी। मेरे साथी हरियाणा में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेस वार्ता को आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
पूरा नेशनल मीडिया है, इस करके मैं पंजाबी हिंदी दोनों इकट्ठे में बोल दूंगा। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ है, ਤੁਸੀਂ बहुत छोटे ਜਿਹੇ नोटिस ਤੇ ਇੱਥੇ पहुंचे हो। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिस मंच को भी आप रिप्रेजेंट करते हो, आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए, तब से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। और सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, सिंगौली में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी हमारे पास है, राज्यसभा के पंजाब से हैं, 3 हमारे दिल्ली से हैं। तो एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है। तो आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डब्बली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है। बुड, रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है, रिश्तेदारियां भी हैं, है ना। मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। तो यहां भी हमने, लोकसभा में भी हमने 3 ऐसे, संगरूर हमारा जो
2.25 लाख से हमने संगरूर जीता। होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और अनंतपुर साहब हमारी नई सीट है, और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुलारे हैं। ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहां भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊंगा, जहां भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है। तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे। और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं और हमारे राज्यसभा में इनके भाषण जो हैं उनको देख देख के बहुत बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ जाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय सिंह जी कुछ और डिटेल इसके बारे में बता दें। अभी पत्रकार बंधुओं को तो यहां भी हमने, लोकसभा में भी हमने 3 ऐसे, संगरूर हमारा जो 2.25 लाख से हमने संगरूर जीता। होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और अनंतपुर साहब हमारी नई सीट है, और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुलारे हैं। ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहां भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊंगा, जहां भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है। तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे। और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं और हमारे राज्यसभा में इनके भाषण जो हैं उनको देख देख के बहुत बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ जाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय सिंह जी कुछ और डिटेल इसके बारे में बता दें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया कि पूरी हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया? सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा, और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी।
हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया, ये हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया, ये हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। यह हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान, उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और फिरौती उद्योग चल रहा है जगह जगह। आपने देखा इनेलो के नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का, अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे, और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो संगठन के बारे में और बाकी चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। अगर किसी के मन में भी ये संदेह है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6-6.5 हजार ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6.5 हजार गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ, और अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व होने वाला है। आने वाले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को एक टाउन हॉल होगा जिसमें कि
हरियाणा के लिए जो केजरीवाल की गारंटी है उसका लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी अपने विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। आप सब ने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में कैसे हमारे सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़े थे। इसमें लगभग 9 विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में सीधे सीधे जीत दर्ज किए थे। मात्र 20,000 के आसपास के वोटों से ही चुनाव रह गया था। 4 विधानसभाओं में जीते थे। तो आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा गया था। उसी ताकत से, उसी एनर्जी से हरियाणा के हर विधानसभा में, हर गांव में, हर बूथ पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो वो ले लेंगे। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जो जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में। क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। और सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहां आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है।
योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बक्सा एवं बदलापुर की संयुक्त टीम द्वारा आज एक लूट के अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल, 1400 रुपए उससे बरामद किए गए। ये एक गैंग का सदस्य है जो कि बक्सा से लेकर ढकवा तक और खुडहन तक अपनी लूट के क्रिया को अंजाम देता है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली के ताड़तल्ला मोहल्ला निवासी श्री आदेश सेठ एवं उनकी पत्नी रानी सेठ के बीच में आपसी वाद विवाद की वजह से पारिवारिक कलह बनी हुई थी, जिसकी वजह से श्रीमती रानी सेठ दिनांक 13/7/2024 को अपने घर से चली गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली पर एक गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी। परंतु उनके स्वतः वापस लौट आने के बाद उनके पति द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही न करने की अपील की गई। दिनांक 19/7/2024 को उनके पति द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती रानी सेठ द्वारा उनके 3 बच्चों पर गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की जा रही है, जिससे उनको जान का खतरा है। इस संबंध में गहनता से जांच की गई। आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से मिले हैं, जिनकी और गंभीरता से जांच की जा रही है और दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जय हिंद। लेवल में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हमारा ये है करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे एमएलसी साहब, इलेक्शन कैंपेन में जब हम गए थे, बहुत जगह से हमको ये कंप्लेंट मिला है कि सब लोगों का नाम लेके कनेक्शन पेपर में हुआ है, पर किसी के पास कनेक्शन फिजिकली नहीं हुआ है, पर उनके लिए बहुत बिल आ रहा है। तो हाँ, उसको थोड़ा बहुत आप लोग मे बी एक सर्वे करवा दीजिए, तो कम से कम एटलीस्ट यू विल नो कहाँ ये दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज लोगों को ना करंट है पर बिल पे करने के लिए दिक्कत होते हैं। माननीय अध्यक्ष, ऑनलाइन उस पर कंप्लेन की जाती है, वो जरा करा तो हम लोग संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं, उसको जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। लिख के दे दीजिएगा, इसमें जो भी विषय हो आप लिख के बैठक के बाद लिख के आप हमको दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आपको दे दीजिएगा। ठीक है। माननीय, हमको मालूम है प्रदेश में कोई झूठ का नहीं है, इलेक्शंस के वजह से थोड़ा विलंबित लेट हो गया है, पर आगे चल के आपका जो भी प्रस्ताव है हम कंसिडर करेंगे और ज़रूर अगली मीटिंग तक आपका काम कुछ भी है हम शुरू करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और डायरी सभ्य भेंट से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक के समाप्ति की घोषणा की गई। एक बैठक की कार्यवाही मैंने पढ़ के सुनाई आप लोगों से और इसकी सदन द्वारा पुष्टि अपेक्षित है। सदन से पुष्टि की जाती ऐसा माना जा रहा है। एजेंडा का दूसरा बिंदु आज है वित्तीय वर्ष 2024-25 के 15वां वित्त टाइड ग्रांट व अनटाइड जाने पर विचार। आप लोगों को अवगत कराना है कि 2024-25 की कार्य योजना लोकसभा चुनाव के वजह से सही तरीके से उस समय नहीं बन पाई, जिसमें जो भी अनुपूरक रह गई है, जो भी संशोधित होना है, वो माननीय अध्यक्ष महोदय को आप लोग अपना प्रस्ताव दोबारा दे करके जो भी चेंज कराना है उसे कराने के बाद इसे जो है दोबारा संशोधित अनुपूरक कार्य योजना अपलोड कर दी जाएगी। प्रस्ताव संख्या 3, जिला पंचायत जौनपुर के पुराने जीर्ण शीर्ण सभागार एवं उससे जुड़ी जमीनों पर नवीन व्यवसाय कॉम्प्लेक्स व मीटिंग हॉल के निर्माण पर पुनर्विचार। ये प्रस्ताव संख्या 3 इस बार 6 महीने के बाद प्रस्ताव को दोबारा रखा गया, बीच में लोकसभा चुनाव भी हुआ था, तो इस वजह से इसे दोबारा रखे, दोबारा सदन का अनुमोदन चाहिए और
हमें ये लग रहा है कि आप लोग इससे सहमत हैं, क्योंकि पूर्व में प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रश्नकाल है, 4 नंबर प्रश्नकाल माननीय अध्यक्ष महोदय के अंदर। हेलो, आज वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है, तो सभी अधिकारियों का जगह जगह पर ड्यूटी लगी हुई है जनप्रतिनिधियों के साथ। तो क्या इस जन की उपस्थिति है तो वो कुछ अवगत कराए ना था, उस पर आगे बढ़ा जाए। अच्छा ठीक है, कोई हमें नहीं लगता कोई है। कौन अध्यक्ष जी के अनुमति से आज एमएलसी साहब और हम सबके जिला पंचायत के प्रमुख अध्यक्ष महोदय आज सर्वप्रथम मैं इस जिला पंचायत सभागार में आए हुए समस्त जिला पंचायत सदस्यगण, समस्त प्रमुखगण और हमारे सम्मुख मंच पर बैठे एमएलसी साहब और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, बिजली विभाग का अगर कोई कर्मचारी महोदय एमएलसी साहब ने कहा तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बिजली विभाग का कर्मचारी कोई यहाँ उपस्थित हो तो निश्चित रूप से कुछ बातें बताई जाए। विद्युत विभाग से यहाँ पर संबंधित कौन अधिकारी कोई है यहाँ पर उपस्थित? क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, आगे आइए। क्या है उससे संबंधित आपका क्या विषय है, बताइए। विषय यह है सर कि विद्युत विभाग के जितने तार हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं, अधिकांशतः तार जर्जर हैं, झूल गए हैं। यदि लाइन का वोल्टेज हाई होता है तो तार टूट कर गिर जाता है। इसका जीता जाता प्रमाण है ग्राम पिपरा में राम आश्रय गौतम आज सुबह जो है कि बिजली के तार के पास जो है कि पहुंचे और उसी क्षण तार गिरा और सौभाग्य था कि ईश्वर की दया से बच गया बेचारा। और वह तार निश्चित रूप से बहुत कमजोर है, 2-3 बार जुड़ाया गया। यह मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके तरफ से कि बिजली के तार जो हमारे तरफ लगे हुए हैं, सिगारा पावर हाउस है, उसे जांच करा करके ठीक कराया जाए ताकि आए दिन समस्या दूर हो सके और खतरा टल जाए। साथ ही साथ यह कहूंगा साहब कि ग्राम पिपरा में 100 kVA का ट्रांसफर है, 3 बार जल चुका 3 माह में और नहीं चल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान उस पर जाए और वह ट्रांसफर निश्चित रूप से कार्य लगे ताकि जनता की समस्या, किसान की समस्या दूर हो सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। 9 नवंबर का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। 9 नवंबर का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। मानदेय वापस लो, वापस लो। मानदेय वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूं। हम लोग पिछले 3 दिनों से अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर के ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर। चूँकि लंबे समय से हमारी लंबित मांगे हैं और जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। दुखद ये है कि 9 नवंबर 2023 को बड़ी संख्या में हमारे तदर्थ शिक्षक जो विनियमित नहीं थे उनको बाहर कर दिया गया, न तो उनको वेतन दिया जा रहा है और न ही उनको सेवा में बहाल किया जा रहा है। जबकि इसके संबंध में न्यायालय का आदेश भी है, सिंगल बेंच में उनके पक्ष में आदेश हुआ,
फिर डबल बेंच में सरकार गई एसएलपी के रूप में, वो खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार इनके खिलाफ चले गई। बड़ी संख्या में शिक्षक जो अपने पदों के सापेक्ष नियुक्त हुए और 20 साल 22 साल 25 साल तक वो लगातार उन पदों पर कार्य करते रहे। दुखद ये है कि सरकार संवेदनहीन है, उनके बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। मानदेय के रूप में उन लोगों को नियुक्त किया गया या नियुक्त करने का प्रावधान किया गया जो लंबे समय से लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए का वेतन पा रहे थे। अगर मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचा जाए तो इतनी बड़ी संख्या जो इतने वेतन पर वो काम कर रही थी, आज उनको अचानक अगर उनको उसके सेवा से बाहर कर दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये केवल उन लोगों की गलती थी? वो ट्रेजरी में कोई डकैती करने थोड़ी गए थे। समस्या ये है कि सरकार उनके प्रति संवेदनहीन है। साथ ही साथ हम लोग एक संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के भी माध्यम से और पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। समय समय पर आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सामाजिक जीवन में जो हम लोगों ने त्याग और समर्पण किया है, जो योगदान किया है, उसके बदले हमारे बुढ़ापे में सरकार या समाज हमारा सहयोग करे। इसके लिए हम पुरानी पेंशन और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। समायोजन की स्थिति है, अनावश्यक रूप से समायोजन किया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों के कारण हम लोग आज धरनारत हैं। 3 दिन का धरना चला रहे हैं। फिर 9 अगस्त को हम लोग मंडल वाराणसी के जेडी कार्यालय पर भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। फिर हम सितंबर में प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, विधान भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये हमारा पूरा संघर्ष का कार्यक्रम है जिसकी ये शुरुआत है। हाँ, कुछ ये भी बताना चाहते हैं कि चूंकि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर हम लोग धरनारत हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हैं जो ठीक ठाक नहीं है। हमारी कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं जिसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। कुछ नियुक्तियां थी, मृतक आश्रित की नियुक्तियां लंबे समय से बैठक नहीं की गई और प्रोन्नत वेतनमान जो समयमान वेतनमान है, समय के साथ मिल जाना चाहिए, उसकी भी बैठक साल में कम से कम 1 बार करनी चाहिए, लेकिन 2 साल से कोई बैठक नहीं हुई है। चयन वेतनमान के बहुत सारे प्रकरण हैं। इन सब के निस्तारण के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मानदेय वापस लो, वापस लो, वापस लो। मानदेय वापस लो, वापस लो, वापस लो। 9 नवंबर का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। 9 नवंबर का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस